नदी के बीचों बीच बहू की खेती और ससुराल। अरे कविता बहू, बड़ी जल्दी तू तो इस रंग में ढल गई है। अब तुझे इस नदी में तैरते घर से डर नहीं लगता। कितने आराम से खाना बना रही है तू। अरे माँ जी, डर कैसा। अब तो मुझे यहाँ की आदत सी हो गई है। आज मैंने हम सबके लिए गर्मा गर्म मछलियाँ भूनी है। चलो बढ़िया है, आज तो साग नहीं खाना पड़ेगा, गर्मा गर्म करारी मछली खाएंगे। वैसे भी आज का मौसम बहुत ठंडा है। बहू सबको भुनी हुई गर्मा गर्म मछली रोटी परोसती है। सब लोग संतोष से खाते हैं। किसी ने ठीक ही कहावत कही है शारदा, बहुएं लक्ष्मी का रूप होती हैं। आज अगर बहू नहीं होती तो ना जाने हम गरीब ससुराल वाले कहाँ भटक रहे होते। बहू की सूझबूझ से ही हमारा नदी पर सरोवर बना है। तभी एकदम से नदी पर तेज तेज लहरें उठती हैं, मानो अभी उन गरीबों को डुबो देगी। ऐसी भी क्या परिस्थिति रही होगी इस गरीब परिवार की, जो ये परिवार महासागर जैसे दिखाई देने वाली नदी के बीचों बीच बसे हुए थे। जहां टूटे फूटे कच्चे मकान के अंदर मनोहर का परिवार दुख भरी रोटी खाने बैठे ही थे कि एक तरफ चूल्हे का धुआं सहते हुए कविता फटी साड़ी का घूंघट ताने रोटियां बना रही थी। बाबूजी, एक और रोटी थाली में डालूं क्या? मनोहर को रोटी खाने की इच्छा तो थी, लेकिन घर में सीमित थोड़े राशन के चलते वो इनकार कर देता है। नहीं नहीं बहू, मेरा तो पेट एकदम भर गया, अब निवाला भी नहीं खाया जाएगा। कविता अपने हिस्से की रोटी थाली में बढ़ाती है। बस एक और रोटी खा लीजिए बाबूजी। तभी चौखट पर चढ़कर मकान मालिक तंग करता है। वाह भैया जी वाह, मेरे इतने महीने का किराया बचाकर रोटी ठूस रहे हैं। कैसे बेशरम आदमी हो तुम। तुम्हें थोड़ी शर्म हया है या नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे हलक से रोटी कैसे उतर रही है। निकालो भाई किराया। सेठ जी, अभी ठंड के कारण काम ठीक से नहीं चल रहा है, मगर जल्दी ही किराया चुका देंगे। बस बहुत हुआ, तुम गरीब जात ने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। बस भैया, तुम अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, मेरा मकान खाली कर दो अभी इसी वक्त। ये सुनते ही मनोहर मकान मालिक के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगता है। अरे सेठ जी, हम पर थोड़ी दया करो। ऐसे ठंड के कहर भरे मौसम में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकूंगा? हमें कौन आसरा देगा? उससे मुझे क्या लेना देना? चाहे तो रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगो, फुटपाथ पर रहो, नदी में जाकर डूब मरो। एक ही झटके में गरीब ससुराल वाले बेआसरा होकर थर थर कांपते हुए, मारे मारे फिरते हुए नदी किनारे थक कर बैठ जाते हैं, जहां नदी तेज तेज लहरें और फेन उठा रही थी। हे भगवान, इस नदी के तट पर कितनी ठंड है। ये बर्फीली हवाएं हड्डियों में चुभ रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि ईश्वर इस कदर भटकाएगा। मुझे तो थोड़ी देर में ही थरथराहट हो रही है। भाभी, भैया, माँ, पिताजी, चलिए यहाँ से। मगर हम यहाँ से भी आखिर कहाँ जाएंगे? तभी नदी की लहरों के बीचों बीच में कविता को एक सूखी सतह नजर आती है। वो देखिए सब लोग, नदी के बीचों बीच सूखी जमीन है। किसी तरह अगर हम उस हिस्से तक पहुँच जाएं, तो वहीं पर अपनी बसावट कर लेंगे और रह लेंगे। मगर कविता, ये नदी काफी गहरी है, इस तैरती नदी के बीच में रहना असंभव है। बेटा रमेश, जब ये छोटी सी मछलियाँ इतने गहरी नदी के भीतर रह सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? कम से कम इन मछलियों को भटकना नहीं पड़ता। हाँ, इस नदी पर घर बनाना कठिन तो है, लेकिन हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम नदी के उस हिस्से तक पहुंचने के लिए नाव तैयार करते हैं। सब के सब गरीब ससुराल वाले अलग अलग भागों में बंटकर सामग्री जुटाने में लग जाते हैं। अजी ये देखो, ये तो देवदार की लकड़ी है। इस वृक्ष की लकड़ी सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है। अब हम सभी इन लकड़ियों की मदद से अपनी नाव बनाएंगे। सब काफी मेहनत से लकड़ी काटकर बड़ी सी नाव तैयार कर लेते हैं और नदी की गहराई को पार करके सभी उस जमीन तक पहुंच जाते हैं, जहां नदी की वो सूखी सतह थी। चारों तरफ रेत में चमकीले चमकीले पत्थर, कटीले कैक्टस, झाड़ियां और दो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जो कि नारियल पानी के फल से भरे हुए थे। भाभी देखो, यहाँ कितने सारे नारियल के पेड़ हैं। इसका मतलब नदी की ये जगह खेती बाड़ी करने के लिए काफी उपजाऊ है। यहाँ पर खेती भी कर सकते हैं।
देखो ये जमीन अंदर से गीली दलदली है, यहाँ खेती फलेगी। बहू खेती बाड़ी की तो बाद में सोचेंगे, पहले रहने का इंतजाम करो। हम इस जमीन पर तो नहीं रह सकते ना, हमें यहाँ घर बनाना होगा। मगर इस तैरती नदी पर घर कैसे टिकाएंगे? ऊपर से यहाँ पर घर बनाने का कोई साधन भी नहीं है कविता। अजय, सब कुछ थाली में परोस कर थोड़ी ना मिल जाता है। जिस तरह हम लोगों ने लकड़ी से नाव बनाई थी, वैसे ही हम सभी इस नदी की दलदली मिट्टी से घर बनाएंगे। और आप और पिताजी नदी के पार से लकड़ियाँ ले आइए। और भाभी देखो, इस रेत में कितने चमकीले पत्थर भी मौजूद हैं, इनसे हम अपने घर की सजावट करेंगे। कविता कपकपाते हुए घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठा करती है। वहीं सास नदी के बीच में से रेत और पत्थर निकालती है। तब तक ससुर और पति लकड़ियां ले आते हैं। सबसे पहले हमें मजबूत नींव बनानी होगी ताकि नदी की तूफानी लहरें हमारा घर न डुबा सकें, क्योंकि यहाँ जान का डर है। अजी चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब पार लगाएगा। आखिरकार सब मिलकर कड़ी मेहनत से नदी पर बसेरा बना लेते हैं। शुक्र है सांझ ढलने से पहले घर भी तैयार हो जाए। ठंड बढ़ रही है, चलो सब भीतर चलते हैं। सभी थकान से चूर होकर घर में आ जाते हैं। अब सबको भूख सता रही थी। आप सभी को भूख लगी है ना? मैं खाने का कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। कहाँ से खाने को लाएंगे बहू? ये नदी की पूरी जमीन पर तो कंटीली झाड़ी ही उगती हैं बस। कविता घर से बाहर आती है और पेड़ों पर से नारियल तोड़कर अंदर लाती है और संतोष भरे भाव से कहती है, माँ जी, ऊपर वाले ने भले आज हमारी रोटी भाग्य में ना लिखी हो, मगर ये अमृत जल तो हम सब लोग पी सकते हैं। भूखे पेट सोने से तो ये अच्छा ही है ना। एकदम से गरीब सास की आंखों में दुख के कारण आंसू आ जाते हैं। बहू हमें क्षमा कर दे, बहुएं तो घर के आंगन की शोभा होती है, मगर आज तुझे हमारे साथ इस गरीब परिस्थिति में इस नदी पर भटकना पड़ रहा है। भगवान तुझ जैसी कुशल बहू सबको दे। सब लोग नारियल पानी पीकर ही पेट भरते हैं। अरे भाग्यवान, ये नारियल पानी तो अमृत जितना मीठा है। अगर इसे हाट बाजार में बेचें तो एक नारियल पानी 70-80 रुपए से कम का नहीं बिकेगा। बाबूजी, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं कल से नारियल को तोड़कर बेचूंगा। 2 पैसे आएंगे तो भरण पोषण होगा। रमेश जी, कल आप बाजार जाएंगे तो 2-4 सब्जी के बीज और खाद लेते आना। मैं नदी के हिस्से पर खेती करूंगी। अगले दिन बाजार में नारियल बेचकर रमेश खाद बीज ले आता है और जुगाड़ से कविता नदी के बीचों बीच गहरा बनाकर बीजों की रुपाई करती है। थोड़े दिनों में सूरज की किरण, धूप, खाद पानी से खूब खेती होती है। अरे बहू, तू तो बड़ी जुगाड़ू निकली। इस जुगाड़ से देख तो कितनी बढ़िया फसल लहरा रही है। कितनी ताजी गोभी, पालक, तुरई, साग सब्जी हुई है। भाभी, आपकी नदी की ताजी ताजी सब्जी की खेती तो बाजार में ग्राहक मुंह मांगे दाम पर खरीदने में भी खुशी पाएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ननद जी, तब तो मेहनत सफल हो जाएगी। गरीब बहू जमीन पर उगाई ताजी सब्जियों को टोकरी में सजाती है और नाव के सहारे सब्जी बाजार में लेकर जाती है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो, नदी किनारे उगी हुई बढ़िया किफायती सब्जी ले लो। लाल लाल रसीले टमाटर, हरी भरी पत्ता गोभी, सेब फली, साग ले लो। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बड़ी ताजा और चमकदार हैं। ऐसी ताजा सब्जियां देखे हुए तो जमाना हो गया है। अरे जरा 1 किलो पत्ता गोभी, 2 किलो टमाटर तोल दो। जी अभी दे देती हूँ, ये लीजिए। उस महिला के बाद बाजार के सभी लोग गरीब बहू के पास भीड़ लगा लेते हैं और खूब सब्जियां खरीदते हैं। देखो ननद जी, हमारी नदी वाली खेत की सारी सब्जी भाव के भाव बिक गई और कितना लाभ हुआ है। आज तो पेट भरकर खाना खाएंगे। भाभी देखिए ना, वहाँ कितनी बढ़िया मछली बिक रही है, खरीद लेते हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मछलियाँ खाना अच्छा लगता है। पर ननद जी, हमारा तो घर ही तैरती नदी पर है, तो नदी के अंदर भी तो इतनी सारी मछलियाँ होंगी। हम उन्हें अपने भरण पोषण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? दोनों ननद भाभी अपने नदी वाले घर लौटने लगती हैं, जहाँ मछलियाँ गहरे पानी में गोता लगा रही थी। दोनों रात भर के लिए जाला लगाकर छोड़ देती हैं, जिससे सुबह तक काफी सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती है। भाभी ये देखो, हमारी जाल में कितनी मछलियाँ फंसी है। जाल भी फटने को हो रहा है। आज तो हमारी दावत हो जाएगी। अंत में कविता नदी पर तैरते घर के बाहर ही अंगीठी पर नदी की ठंडी ठंडी लहरों के बीच मछलियाँ भूनकर
अपने ससुराल वालों को परोसती है। इस तरह गरीब ससुराल वाले तैरती नदी घर पर और खेती बाड़ी से खुशहाल अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगते हैं और नदी के बीचों बीच लगी हुई सब्जियों से अपना जीवन सरल बनाते हैं।